Hello everyone, I am Pushkar Giri and I am welcoming you all at UPSC Nexus। सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह ये बता दूं कि यूपीएससी नेक्सस में हम सही कॉन्सेप्ट में ध्यान देते हैं, उन कॉन्सेप्ट को पूरी क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपके अंदर एक फियर डेवलप हो गया है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस को लेके, उसे हटा के उसकी जगह पे कॉन्फिडेंस को ला सकें। इसके साथ आपको फोर्थ सी ऐड करना है कंसिस्टेंसी का, एंड इसके बाद ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सक्सेस होगी इन प्रीलिम्स एंड मेंस एंड ओवरऑल इन दी पेपर ऑफ यूपीएससी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना तो बता ही दिया है यूपीएससी नेक्सस, है ना। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, 3 पार्ट्स में आने वाला है ना। एक घंटे के 3 पार्ट्स होंगे, तो उसमें आपको इस लेक्चर को देखना है। ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है ना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आफ्टर वॉचिंग द 3 लेक्चर, है ना, जो भी आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसके बाद इस टॉपिक में अगर आपको 1% भी डाउट रह गया, फिर बात ही क्या थी, है ना। तब तो फिर हमने कुछ किया ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं की हमने, है ना। तो बस हमारा यही एम है कि आज ये पूरा टॉपिक क्लियर हो। सबसे पहले हम टॉपिक्स को देखते हैं कि आज हमारे टॉपिक्स क्या हैं। तो आज हम मॉनसूनल साइकिल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये रहा हमारा मॉनसूनल साइकिल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनसो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉनसूनल साइकिल आज हम पढ़ रहे हैं, तो मॉनसून हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना, कि इस बार मॉनसून लेट आया, इस बार मॉनसून जल्दी आ गया, इस बार मॉनसून की वजह से बहुत बारिश हुई। लेकिन कभी भी हम मॉनसून को साइंटिफिक एंड इन द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी नहीं समझ पाते, है ना। और कई बार हमें नीड भी नहीं होती। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मॉनसून एंड दी फिनोमिना रिलेटेड टू दिस। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं, इवन अच्छे एस्पिरेंट्स भी जो होते हैं, उन्हें भी कई बार इन टॉपिक्स में बहुत डाउट रहता है, क्योंकि कहीं भी एक जगह पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसीलिए ये जो हमारा आज का लेक्चर है, ये केवल मॉनसून नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये मॉनसून के साथ जितने भी फिनोमिना है, 11 से 12 फिनोमिना जो होते हैं, जो मॉनसून को इम्पैक्ट करते हैं, वो सब कुछ आपको इसी एक, ये जो हमारी चल रही है सीरीज, इसी में कवर हो जाएगा। 3 लेक्चर आएंगे 1-1 घंटे के। बट आफ्टर वॉचिंग 2-3 कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर, और आप जो अपना 3 घंटे दोगे इसको, उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। मैं इसे 100% श्योरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ। बस आपको ये करना है कि एकदम ध्यान से हर बात को सुनना है, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो आप आगे वाली लिंक को सेट नहीं कर पाएंगे, है ना, ब्लॉक्स को फिट नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूज होंगे, एंड वो आपका जो डाउट है वो कॉन्टिन्यूस बना रहेगा। तो मेरी इस बात में बहुत ही ज़्यादा गौर करिए कि आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी एक भी सेकंड मिस नहीं करना है। अपने हाथ में पेन कॉपी लीजिए एंड प्रॉपर नोट्स बनाइए। ट्रस्ट मी, ये जो टॉपिक्स हैं जो आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, है ना, अल्टीमेटली आपके प्रीलिम्स एंड मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, चलो मानसून समझ लिया, मैनसून समझ लिए, एल नीनो लानीना ये सब समझ लिए, बट एक टॉपिक समझने से क्या होगा। हम आपको इस तरह के कम से कम पेपर से पहले 500 टॉपिक्स तो हम इस तरह के कवर करेंगे इन दी वेरियस सब्जेक्ट, है ना, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन होगी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी। तो हमारे साथ बने रखिए, हमें सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक करिए। अगर कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट में दीजिए। ट्रस्ट मी, एक लाइक जो आपका रहेगा ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करेगा इस तरह का काम करने के लिए, ट्रस्ट मी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो मॉनसूनल साइकिल को पढ़ने वाले हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है आपका क्या है, एनसो, एल नीनो सदर्न ऑस्लेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एनसो जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। एनसो कुछ नहीं होता, ये बस एक अम्ब्रेला टर्म है। ये कैरी करता है इन 3 सब टॉपिक्स को, जिसे बोलते हैं एनसो न्यूट्रल, एल नीनो एंड लानीना। हम समझेंगे ये क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग ऑफ ओशियनिक वाटर, या कहीं भी कोई भी वाटर में अप वेलिंग होती है, डाउन वेलिंग होती है। डाउन वेलिंग क्या होती है, सरफेस वाटर जब बॉटम ऑफ दी रिवर बॉडी जाता है, चाहे वो ओशियन हो चाहे रिवर, तो जो
सरफेस का पानी है, ऊपर का पानी जब वो नीचे जाता है उसी को हम डाउन वेलिंग बोलते हैं, और जो नीचे का पानी जब वो ऊपर आता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, अप वेलिंग बोल देते हैं। मैं बता दूं ये डाउन वेलिंग एंड अप वेलिंग दो फैक्टर्स की वजह से होती है, दो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होती है। एक होती है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस की वजह से, किसकी वजह से, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से, और दूसरी होती है मैकेनिकल फैक्टर की वजह से। ये जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस होते हैं ये बहुत ही स्लो फेज में होते हैं। आप ये समझ लो, स्लो फेज का मतलब ये है कि अगर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के थ्रू एक ड्रॉप, एक वाटर की ड्रॉप अगर डाउन वेलिंग कर रही है या एक ड्रॉप वाटर की अप वेलिंग कर रही है इन दी ओशियन और रिवर, तो आप ये समझ लीजिए उस एक ड्रॉप को डाउन वेलिंग करने के लिए 1000 साल लग सकता है। तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बहुत ही स्लो होते हैं, बट मैकेनिकल फैक्टर्स की वजह से जो डाउन वेलिंग एंड अप वेलिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। अब आपको यहाँ पे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन नहीं समझ में आ रहा होगा, मैकेनिकल फैक्टर नहीं समझ में आ रहे होंगे, नो इशू, ट्रस्ट मी। हम जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे हम आपको बहुत डिटेल में थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन एंड मैकेनिकल फैक्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी आपको केवल सुनना है हर वर्ड को, है ना, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। ट्रस्ट मी, आज 1 घंटे में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे 1% का डाउट आप घर लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब आप घर से ही देख रहे होंगे या जहाँ से भी देख रहे होंगे, बट आप एक भी डाउट नहीं लेके जाने वाले। तो अभी आपको ये समझना है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन एंड मैकेनिकल फैक्टर की वजह से अलग अलग, एक बार थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग होती है, हम वो देखेंगे, और फिर मैकेनिकल फैक्टर की वजह से भी अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग होती है, हम वो देखेंगे। लेकिन जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होते हैं वो बहुत धीरे होते हैं। इवन एक ड्रॉप ऑफ वाटर को अप वेलिंग या डाउन वेलिंग करने के लिए 1000 साल लगता है। बट तो आप ये पूछोगे कि इसका यूज क्यों है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस में हम ये देखेंगे आगे जब हमारा एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेगा तो हम ये देखेंगे कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में ही हम ये पढ़ेंगे। थर्मोहेलाइन का फुल फॉर्म क्या होता है, थर्मो प्लस हेलाइन। थर्मो का मतलब होता है हीट, मतलब टेम्परेचर, हेलाइन मतलब सैलिनिटी। तो हम ये देखेंगे टेम्परेचर एंड सैलिनिटी की वजह से जो डाउनवेलिंग होती है एंड जो अपवेलिंग होती है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है ओशियानिक इकोसिस्टम में या वाटर के इकोसिस्टम में। तो अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो वाटर होता है जब वो आइस फॉर्म में होता है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर कर सकता है, उसकी ऑक्सीजन को कैप्चर करने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर्स, गर्म पानी से, ठीक है। तो जैसे कोई भी वाटर है वो आइस बन गया, आइस वो कहाँ बनेगा, पोल्स के पास। तो जब वो आइस बन गया तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ज़्यादा कैप्चर कर पाता है, और जब वो आइस बना तो उसकी क्या बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, डेंसिटी। डेंसिटी यानी उसका वेट बढ़ गया एक तरीके से। और जब वो आइस में कन्वर्ट हुआ वाटर, तो वो अभी ओशियंस की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। तो वो क्या करेगा कि अपना जो ओशियनिक वाटर का सॉल्ट था, तो जब वो आइस बना तो उस सॉल्ट को क्या करेगा, हटा देगा, कि आइस में सॉल्ट नहीं आएगा। तो सॉल्ट क्या होगा, आइस के सराउंडिंग एरियाज में फैल जाएगा। तो सराउंडिंग एरियाज की जब आइस वाटर में सॉल्ट मिक्स हो जाएगा तो उसकी भी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो एक तरफ तो वाटर जो था पोल्स में, पोलर रीजन में, वो आइस में कन्वर्ट हुआ, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, प्लस आइस जो था एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा कैप्चर किया, प्लस जब वो आइस बना तो उसने सॉल्ट को रिलीज़ किया, सॉल्ट सराउंडिंग ओशियनिक वाटर में फैल गया और सराउंडिंग ओशियनिक वाटर की डेंसिटी और भी ज़्यादा हो गई। इसके बाद जब वो सबकी डेंसिटी बढ़ी तो वो क्या किए, वो नीचे क्या करके डाउनवेल कर गए। डाउनवेलिंग यानी वो सरफेस वाटर जो था पोलर रीजन का वो नीचे चला गया, डाउनवेलिंग किया, और डाउनवेलिंग करने के बाद, है ना, वो अपने साथ क्या ले गया, ऑक्सीजन को नीचे ले गया। और यही ऑक्सीजन जो है एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल, जो बहुत नीचे रह रहे हैं, क्योंकि नीचे तक ओशियंस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो सोलर इंसुलेशंस की वजह से पहुंचती है, लेकिन अप टू सर्टेन डेप्थ के बाद, है ना, जब ओशियन की कुछ डेप्थ के बाद क्या हो जाता है, डार्क जोन शुरू हो जाती है। उस डार्क जोन में सन रेज नहीं पहुंचती, तो वहां तक जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है वो इन थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस की वजह से पहुंच रहा है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज जस्ट द इंडेक्स। हम नीचे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, तो वीडियो को बंद करके कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सुनना है हमें। इतना इजीली पेशेंस नहीं लूज करना है। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन है, इसमें आपने पेशेंस खोया और आपका खेल खत्म। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना तो और उसमें अपने आप को लगा दीजिए, क्यों नहीं आ रही भाई,
दूसरों को आ रही है तो मुझे क्यों नहीं आ रही है चीज़ समझ। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है ना। ढूंढिए उन चीज़ों को जो अब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो अड़ जाइए कि भाई आना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ वो नहीं है। मैं अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी, तो यूपीएससी इज़ नॉट ईजी और ना ही वो टफ है। बस आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, जिद दिखाना है, स्टबर्न नेचर रखना पड़ेगा आपको। फिर हम आते हैं मैकेनिकल फैक्टर। तो मैकेनिकल फैक्टर की वजह से जो अपवेलिंग या डाउनवेलिंग हो रही होती है, मैकेनिकल में ना ही सॉल्ट का रोल है ना ही थर्मल का रोल है, यानी हीट कोल्ड का कोई रोल नहीं है, ना ही आपका किसका रोल है, ना ही सॉल्ट का रोल है, यानी डेंसिटी का रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये हो कैसे रहा है, मान लीजिए सरफेस वाटर में बहुत ज़्यादा क्या कंपाइल हो जाए, वाटर कंपाइल हो जाए। वो वार्म वाटर भी हो सकता है, कोल्ड वाटर भी हो सकता है। अब जब वो कोस्टल एरियाज में वाटर कंपाइल हो जाएगा तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि एक तरफ रॉक है, कोस्ट है। तो जब वो पानी ऐसे भिड़ेगा तो अब रॉक के उधर तो जा नहीं सकता, और इधर से उसे कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर मिल रहा है, इधर रॉक है तो वो ऐसे टकराएगा तो वो जाए कहाँ, क्योंकि इधर साइड से चारों तरफ से पानी उसे पुश कर रहा है इधर की तरफ, है ना। तो अब वो कहाँ जाए, तो वो पानी क्या करेगा, नीचे जाना शुरू कर देगा। यहाँ पे वो वार्म वाटर भी हो सकता है, कोल्ड वाटर भी हो सकता है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, डेंसिटी का रोल नहीं है, सॉल्ट का रोल नहीं है, वार्म एंड कोल्ड वाटर का रोल नहीं है मैकेनिकल फैक्टर्स में। मैकेनिकल फैक्टर यानी अवेलेबिलिटी, अबंडेंस ऑफ द वाटर, वो कोई भी वाटर हो सकता है, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, डेंस वाटर, लेस डेंस वाटर, है ना, वो कुछ भी, उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। यहाँ पे मेनली मैकेनिकल फैक्टर यानी अबेंडेंस नेचर की बात चल रही है ना। तो अबेंडेंस नेचर की वजह से जैसे अब उसके पास कोई जगह नहीं, तो वो क्या करेगा, डाउनवेलिंग करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, डाउनवेलिंग करना शुरू कर देगा। और अपवेलिंग में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये वाटर है और ये हवा की वजह से या किसी भी वजह से ये इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सी लेवल राइज हो गया इधर साइड, तो सी लेवल राइज हो गया तो ये स्लाइड करने लगा वाटर, यहाँ का सरफेस वाटर। तो इस एरिया में क्या हुआ, एक स्पेस क्रिएट हो गई। क्या हो गई, एक स्पेस क्रिएट हो गई। और इसी स्पेस को कौन फिल करेगा, जो बॉटम का वाटर है, वो वार्म या कोल्ड वाटर कुछ भी हो सकता है, वो आके क्या कर देगा, फिल कर देगा। इस यही हो, ये भी क्यों फिल कर रहा है, क्योंकि ऊपर जगह खाली हो गई। मैकेनिकल फैक्टर कोई रोल नहीं, टेम्परेचर का, प्रेशर का, सैलिनिटी का। तो आप समझ गए कि अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग जो होती है, एक थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से होती है। ये बहुत ही स्लो होता है, बट यही वो रीजन है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जिसकी वजह से डीप ओशियंस में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाती है, एक्वेटिक एनिमल्स को मिल पाता है ऑक्सीजन। इवन पूरे जो नीचे नीचे डीप ओशियंस में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, वो भी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से ही होता है। ये आप ये समझ लो, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन एक कन्वेयर बेल्ट है। क्या है, एक कन्वेयर बेल्ट जैसे काम करते हैं। इसके बाद है मैकेनिकल फैक्टर फॉर अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, इसे भी हम समझ लिए। लेकिन ये मैकेनिकल फैक्टर बहुत ही तेज होता है ना, इसीलिए इस रीजन की वजह से ही क्या होता है कि तेजी से बॉटम की ऑफ द सरफेस से न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर आ पाता है। क्या आता है, न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर आ पाता है सरफेस में, बॉटम ऑफ द ओशियन से। और जब न्यूट्रिएंट रिच पानी आएगा तो अपने साथ न्यूट्रिएंट लाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स लाएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, वो एक तरीके से आप कह लो फूड है। न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, ये फूड है। और ये फूड किसका है, एक्वेटिक एनिमल का, लॉबस्टर्स, फिशेस, इन सब का ये फूड है। तो जब ये मैकेनिकल फैक्टर की वजह से अपवेलिंग हुई और न्यूट्रिएंट रिच पानी एंड आपका फाइटोप्लैंक्टन्स जब सरफेस में आ गए, ओशियानिक सरफेस में आ गए, तो वही किस खाना बनते हैं किसका, एक्वेटिक एनिमल्स का एंड लॉबस्टर्स का। तो यहाँ पे आपका क्या ग्रोथ होता है, फिश इंडस्ट्री। फिश इंडस्ट्री ऐसी जगहों में बूम करती है, ठीक है। तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से फिश इंडस्ट्री नहीं बूम करेगी। अगर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से अपवेलिंग हो रही है तो वो बहुत ही स्लो होगी। क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी, इसीलिए वहाँ पे फिश इंडस्ट्री बूम नहीं करेगी। लेकिन थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ऑक्सीजन को सप्लाई के लिए इन दी डीप ओशियंस, है ना। जब वो डाउनवेलिंग करेंगे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से, जब वाटर डाउनवेलिंग करेगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। और मैकेनिकल फैक्टर की वजह से जो अपवेलिंग होगी वो अपने साथ तेजी से क्या लाएगा, न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स लाएगा। एंड उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ होगी फिशिंग इंडस्ट्री की, है ना। अब जहाँ भी फिशिंग इंडस्ट्री देख रहे हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पेरुवियन कोस्ट,
कहीं भी अगर कैलिफोर्निया, कहीं भी XYZ आप देख रहे हो कि वहाँ पे फिश इंडस्ट्री ओशियन में बूम कर रही है, तो वो किसकी वजह से है? मैकेनिकल फैक्टर की वजह से। ये नॉलेज आपको सिर्फ यूपीएससी नेक्सस में इस तरह का नॉलेज मिलेगा, कोई आपको इस तरह का नॉलेज नहीं प्रोवाइड करेगा, ट्रस्ट मी, है ना। ये जो आपको अभी थर्मो अलाइन सर्कुलेशन एंड मैकेनिकल फैक्टर की वजह से जो ऑक्सीजन का पैटर्न देखा गया है, जो फिशिंग पैटर्न देखा गया है, वो केवल इस तरह का नॉलेज आपको यहीं मिलने वाला है। अभी हम बहुत डेप्थ में थर्मो अलाइन सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करेंगे, मैकेनिकल फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। अब आप कह रहे होगे ये डिस्कशन तो मानसून का है, हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सर मानसून एक वर्ड नहीं है, वो एक लिंक्ड चेन्ड फिनोमिना है जो अदर फैक्टर की वजह से इम्पैक्ट होता है, और उससे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एक 100% नॉलेज को गेन करने के लिए आपको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर हम पढ़ेंगे लिवियन करंट क्या होता है, फिर पेरुवियन करंट, फिर सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर इंडियन ओशियन डाइपोल पढ़ेंगे, हीट वेव्स पढ़ेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे, एंड पैसिफिक जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ऑल दीज टॉपिक्स आर डायरेक्टली लिंक टू मानसून एंड दे अफेक्ट द मानसून, है ना। दैट्स वाई हम इसे यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज में स्टडी करने वाले हैं। 3 अलग अलग पार्ट्स में वीडियो इसलिए लाया हूँ जैसे कि मैं आपको रस में एक्सप्लेन ना करूँ, क्योंकि जब आप रस में एक्सप्लेन करते हो तो कई पॉइंट छूटते हैं और सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आराम से एक्सप्लेन करूँगा, आपको आराम से पढ़ना है और बस इस टॉपिक को ख़त्म करना है और पेपर में अच्छा स्कोर करना है। तो मैंने आपको बताया एनसो, हम मानसून पढ़ रहे थे, तो मानसून में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एनसो। एनसो क्या होता है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये कुछ नहीं होता है, ये समझ लीजिए एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर में 3 डिफरेंट सबसेट्स हैं, है ना, जिसका नाम है एल नीनो, ला नीना एंड एनसो न्यूट्रल, ठीक है। और ये जो एल नीनो, ला नीना एंड एनसो न्यूट्रल है, ये डिफरेंट फिनोमिना है, और ये मानसून को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। हम नीचे पढ़ने वाले हैं इसे, ठीक है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन को समझने से पहले हमें, एल नीनो ला नीना एनसो न्यूट्रल को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा। इस बेस को अच्छे सुनना है, जैसे हमारी आगे की जो जर्नी है वो एकदम स्मूथ हो जाए, बटर में जैसे चीज़ें मतलब फ्लोट करती हैं ना, वैसे इस डिस्कशन को हमें आगे ले जाना है, ठीक है। तो एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन को समझने से पहले, एल नीनो, ला नीना और एनसो न्यूट्रल को समझने से पहले हमें क्या करना है? हमें समझना है 3 डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन, ठीक है। अब ये आप देख लो कि एनसो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एनसो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एक अम्ब्रेला टर्म है ना। इसके अंदर में ही आते हैं एल नीनो, ला नीना एंड एनसो न्यूट्रल, और ये मानसून को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। अभी हमें करेंटली ये देखना है 3 लोकेशन इन द पैसिफिक ओशियन। अब आपको दिख रहा होगा ये पैसिफिक ओशियन, ये वर्ल्ड का, अर्थ का सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक। ये देखिए एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरा ये कवर कर रहा है। वर्ल्ड के 4 ओशियन जो है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक, ये मैंने साइज के हिसाब से बताया। सबसे बड़ा है पैसिफिक, सेकंड है अटलांटिक जो नॉर्थ अमेरिका एंड आपके उसके बीच में पड़ जाता है, अमेरिका एंड यूरोप वाले सेक्शन के बीच में पड़ता है, ठीक है। मतलब ये समझ लो इधर के रीजन में, ये वाला जो रीजन है इधर ये पड़ रहा है आपका अटलांटिक, है ना। तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन तो हम सभी जानते हैं हमारे जस्ट इंडिया के नीचे है, और एक है आर्कटिक ओशियन जो कि पोलर रीजन में है। अभी हम पैसिफिक ओशियन डिस्कस कर रहे हैं। तो पैसिफिक ओशियन में आपके 3 रीजन्स हैं, एक है आपका ईस्टर्न पैसिफिक, एक है आपका सेंट्रल पैसिफिक, और एक है आपका वेस्टर्न पैसिफिक। तो ईस्टर्न पैसिफिक जो है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ दी साउथ अमेरिका में है, एंड वेस्टर्न पैसिफिक जो है वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये लोकेशन को अच्छे से दिमाग में बैठाइए, क्योंकि आगे आने वाले डिस्कशन में ये लोकेशन याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि ईस्टर्न पैसिफिक कहाँ पड़ रहा है। तो अपोजिट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ईस्टर्न पैसिफिक कहाँ है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड वेस्टर्न पैसिफिक कहाँ है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते। एनसो समझ गए आप? एनसो एक क्या है? कुछ नहीं है, अम्ब्रेला टर्म है, और एनसो के अंदर में ये 3 आते हैं, एल नीनो, ला नीना एंड एनसो न्यूट्रल। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, हम आगे समझेंगे बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में कि आप कहेंगे रुक जाइए, है ना, इतना डिटेल में नहीं जाना है ना। बट ट्रस्ट मी वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम डिटेल में जाएंगे। अब हम
अपनी मॉनसून, एनसो, इन सब की कहानी स्टार्ट करने से पहले हमने समझ ली है कि 3 लोकेशंस क्या है ना, कि वेस्टर्न पैसिफिक कहाँ पे है, ईस्टर्न पैसिफिक कहाँ पे है, एंड सेंट्रल पैसिफिक कहाँ पे है ना। पैसिफिक ओशियन क्या है, हमने ये सब समझ लिया। अब हम समझेंगे व्हाट आर ओशियानिक करंट। तो ओशियानिक करंट क्यों समझना है हमें, कि ओशियानिक करंट आर कॉन्टिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर। क्या है, continuous directed movement of sea water acting much like a vast river flowing through the ocean. They span the globe and are broadly divided into two main categories, जो इसे हम बोलते हैं सरफेस करंट एंड डीप ओशियन करंट, विच वर्क टुगेदर टू रेगुलेट दी अर्थ क्लाइमेट एंड मैराइन इकोसिस्टम। तो ओशियानिक करंट क्या है, कुछ नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर है। ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रहा है सी वाटर का, है ना, जैसे रिवर फ्लो कर रही हो कहाँ पे, ओशियंस में, है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ओशियानिक करंट्स हैं ये अर्थ के क्लाइमेट को यानी टेम्परेचर को एंड मैराइन इकोसिस्टम को क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, सस्टेन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं हम समझेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि 2 कैटेगरीज में है, एक है सरफेस करंट और एक है डीप ओशियन करंट। जो सरफेस करंट है उनकी जो आप ये मान लो वो पूरे ओशियनिक वाटर का केवल 10% है, लेकिन जो डीप ओशियन करंट है वो क्या है, 90% है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सरफेस करंट क्या है, सरफेस करंट मैंने आपको यहाँ पढ़िएगा आप अच्छे से, मैं जो पढ़ लो। सरफेस करंट केवल 10% है ओवरऑल ऑल ओशियन वाटर का। ये प्राइमरली डिपेंड करते हैं ग्लोबल विंड सिस्टम की वजह से। अभी हम समझेंगे कि विंड कैसे ब्लो करती है। तो आप जानते होंगे दुनिया में कोई भी विंड अगर ब्लो कर रही है तो वो प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लो करती है। विंड इस कमरे में ब्लो करे, ओशियन में ब्लो करे या दुनिया में कहीं भी ब्लो करे, वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ ब्लो करती है यानी फ्लो करती है। और वही हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट यानी डिफरेंस इन दी प्रेशर कंडीशंस, है ना। और उसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड क्या करती है, ब्लो करती है। अभी हम समझेंगे आगे। तो ये जो सरफेस, जो ये आपके सरफेस करंट है जो कि पूरे ओशियानिक वाटर का 10% है, ये कैसे ब्लो करते हैं, विंड की वजह से ब्लो करते हैं, अर्थ रोटेशन की वजह से ब्लो करते हैं, एंड द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन की वजह से ब्लो करते हैं। अर्थ रोटेशन की वजह से क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स डेवलप होती है। क्या होती है, कोरियोलिस फोर्स। और यही कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो वाटर है ना, सरफेस करंट है, ये किधर मूव कर जाएगा, है ना, किधर मूव करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। तो कोरियोलिस फोर्स जो अर्थ के रोटेशन की वजह से डेवलप होती है वो मूव नहीं कराती, वो केवल डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो मूव कैसे कर रहे हैं, करंट्स मूव कर रहे हैं विंड्स की वजह से, है ना। और विंड्स कैसे मूव कर रही हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस इन दी प्रेशर कंडीशन। डिफरेंस इन दी प्रेशर कंडीशन क्या होता है कि हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की जो एक तरफ क्या होता है, जैसे ये है, आप समझो ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर को हम हाई प्रेशर जोन मान लेते हैं। ये हाई प्रेशर जोन क्या हुआ, आप मान लो ये पोलर रीजन है। पोलर रीजन में क्या हो रहा है कि ठंडा रहता है। जब ठंडा रहता है तो जो सरफेस की एयर होगी वो क्या होगी, डेंस होगी। डेंस यानी भारी। जब वो भारी होगी तो वही एयर क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर हो जाएगी। लेकिन ये आप रेड है कलर है, रेड कलर यानी क्या, वार्म, है ना। यानी सोलर इंसुलेशन की वजह से जो सरफेस एयर है वो क्या हो गई है, वार्म हो गई है। वार्म होगी तो जैसे हम वाटर बॉईल करते हैं कभी, तो आप क्या देखते होंगे, नीचे से पहले बुलबुले आते हैं ऊपर एंड उसके बाद वो भाप बन के पानी उड़ने लगता है। वही सेम चीज़ यहाँ होगी कि जो सरफेस से टच एयर होगी वो जब वार्म होगी तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और जब वो एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर राइज करना शुरू होगी तो यहाँ पे कम एयर बचेगी, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाएगा। और एयर हमेशा इधर से हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ ब्लो करती है। तो ये ऐसे जाएगी, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जाएगी। ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो जो सरफेस करंट जो हो मूव कर रहे हैं, जो कि केवल 10% ऑफ ओशियानिक वाटर है, वो आपका कैसे मूव कर रहे हैं, जो सरफेस करंट है यानी जो ओशियानिक वाटर है जो एज अ रिवर फ्लो कर रहा है ओशियन में, वो कैसे मूव कर रहा है, विंड्स की वजह से। और विंड्स क्यों मूव कर रही हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि थर्मल फैक्टर है कि कहीं पे कोल्ड है कहीं पे वार्म है, तो उसी की वजह से एयर की डेंसिटी चेंज हो जाती है। और डेंसिटी जब चेंज हो जाती है तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाते हैं। और वहीं से
एयर मूव करना शुरू करते, और जब एयर ओशियन में मूव करेगी तो अपने साथ क्या मूव कराएगी, वाटर्स को मूव कराएगी, ओशियनिक वाटर को मूव कराएगी, उसी को हम ओशियनिक करंट बोल देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। अब करंट मूव कर रहा है तो अब डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, वो होगा आपका किससे, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड मूव करेगा। जैसे वो कोई भी, जैसे आप मान लो कि कोई करंट है, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ यहीं पे, एक सेकंड, यहीं पे जगह है, चलिए मान लो यहाँ पे है ना, मान लीजिए यहाँ पे एक सेकंड, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एयर ऐसे आ रही है, ये आपका 90 डिग्री हो गया नॉर्थ में, और ये हो गया 90 डिग्री आपका हो गया कहाँ, साउथ पे, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक एयर ये है, एक एयर ये है, एयर ब्लो कर रही है ना। अब ये आप मान लो कि ये जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, और ये पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, ये इधर पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, और ये इक्वेटर से पोल की तरफ आ रही है। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब ये देखो, जैसे अभी हमने बोला कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, राइट की तरफ होगी। तो अब ये राइट इधर साइड किधर है, अगर डायरेक्शन इसका ये है तो इसका राइट किधर होगा, आप खुद ही देखो, अपने आप को रख के देख लो। जैसे अभी हम एरो को ऐसे रख रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में रख रहे हैं अपने आप को उधर रख के देख लो, एंड ये सोचो कि भाई राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। राइट हैंड मेरा ये है, लेफ्ट हैंड मेरा ये है। अभी हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेरा राइट क्या होने वाला है, मेरा राइट होने वाला है ये, है ना, ये इधर डिफ्लेक्ट कराएगा। अब इस वाले डायरेक्शन में देख लीजिए अपोजिट है, तो मेरा अब राइट क्या हो जाएगा, जब मैं ऐसे घूम जाऊंगा तो मेरा राइट ये वाला हैंड हो जाएगा। जब मैं ऐसे पूरा घूम गया तो मेरा राइट क्या हो गया, ये वाला हैंड हो गया। तो अब मेरा राइट क्या हो गया, ये हो गया। तो अब ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, है ना, इधर की तरफ करेगी, ऐसे ये आ रही है तो इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना, राइट की तरफ। अब ये वाला है कि लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, तो लेफ्ट किधर है मेरा, अब मेरा इसी डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट क्या है, ये हो गया। तो ये देखो ये इधर की तरफ कर रही है, इधर देखिए राइट से तो इधर कर रही थी, अभी भी एरो ऊपर ऐसे ही जा रहा है, बट अब ये किधर कर रहा है, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। ये 90 से 0 की तरफ, है ना, ये 90 है सदर्न हेमिस्फीयर का पोल है, और ये 0। तो जब सदर्न हेमिस्फीयर से ऐसे एयर ब्लो कर रही है 0 डिग्री की तरफ, तो ये किधर करेगी, सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट की तरफ। ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड हो रहा है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है। और कोरियोलिस फोर्स एक्चुअली है स्यूडो फोर्स, कोई भी फोर्स कोरियोलिस जैसा है ही नहीं है, ये स्यूडो फोर्स है, ऐसी कोई फोर्स नहीं है। बट फिर भी अर्थ के रोटेशन की वजह से नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्शन हम देखते हैं डायरेक्शन का, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए हम इस पैटर्न को कोरियोलिस फोर्स का नाम दे दे रहे हैं, है ना। एक्चुअल में कोरियोलिस फोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बस इस अर्थ रोटेशन की वजह से जो पैटर्न डेवलप हुआ है उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है कि कोरियोलिस फोर्स है ना, एक नाम दे दिया है हमने। ठीक है, तो हम समझ गए कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे विंड डिफ्लेक्ट कर रही। ठीक है, चलिए अब हम ये समझ गए कि ओशियानिक करंट जो सरफेस वाले हैं वो दो रीजन की वजह से मूव कर रहे हैं। फर्स्ट मूवमेंट कौन डिसाइड कर रहा है, वो कर रहा है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड क्या कर रही है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन मूव कर रही है, और विंड जब मूव करेगी तो अपने साथ ओशियानिक वाटर्स को भी मूव कराएगी। वही जब ओशियानिक वाटर मूव करेंगे तो आप ओशियानिक करंट बोल देते हो उसे। और जैसे आप किसी भी रिवर के किनारे खड़े हो, ओशियन के किनारे खड़े हो, और हवा जब बहुत तेज चलती है तो आपके फेस में पानी आके ऐसे लग रहा होता है, छींटे पड़ रहे हो, आप कहते हैं वाह क्या बात है। वो कुछ नहीं है, जब विंड मूव कर रही है तो अपने साथ क्या कर रही है, वाटर को कैरी कर रही है। और वही वाटर जब आपके फेस पे आके लग रहा है तो आपके मुंह से क्या निकलता है, वाह। शायद ये एक्सप्लेनेशन भी देख के आपके मुंह से वाह ही निकल रहा हो, या आप बोल रहे होगे क्या एक्सप्लेन कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दीज इशूज, है ना, दीज टॉपिक इन अ वेरी डिटेल्ड वे, है ना। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ। तो सरफेस करंट जो कि 10% ऑफ ओशियानिक वाटर है वो कैसे मूव कर रहे हैं, है ना, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से वो मूव कर रहे हैं,
यानी मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, अब मैं कौन सी तरफ मूव करूंगा ये कौन डिसाइड करेगा? कोरियोलिस फोर्स। तो जैसे कि अभी तक हमने समझ लिया कि जो ओशियनिक करंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन। और वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से वो होते हैं? जैसे कि एक होते हैं सरफेस ओशियनिक करंट और एक होते हैं डीप ओशियनिक करंट। ठीक है, तो सरफेस जो ओशियनिक करंट होते हैं वो किस वजह से मूव हो रहे थे? हमने ये भी देख लिया कि भाई वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव हो रहे हैं एंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से मूव हो रहे हैं। अब हमें समझना है वाटर डेंसिटी की वजह से क्या होता है ना? तो वाटर डेंसिटी की वजह से क्या मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस। क्या समझना पड़ेगा? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस। एंड हाउ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम किससे? मैकेनिकली ड्रिवन जो वाटर मूवमेंट्स होते हैं ओशियन के, उससे ये कैसे डिफर करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे आप ये समझो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे खाली स्पेस। अब ये समझो कि अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग ऑफ द वाटर कैसे होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये ओशियनिक वाटर है, ठीक है, ये ओशियनिक वाटर है और यहाँ पे भी एक ओशियनिक वाटर है। ये जब आपका नीचे जाएगा, है ना, यानी ये डीप ओशियन में पानी जाएगा तो इसी को हम बोल देंगे डाउनवेलिंग। और जब डीप ओशियन से पानी ऊपर आएगा इसी को हम बोल देंगे अपवेलिंग, है ना। और ये क्या हो गया? ये डाउनवेलिंग हो गया, है ना। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये दो रीजन्स की वजह से, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, या तो आपके थर्मल फैक्टर से की वजह से होंगे, जिसे हम बोल देंगे ये आपका ये वाली साइकिल बोल देंगे, कौन सी? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस बोल देंगे, जब आपका टेम्परेचर, हीट या डेंसिटी की वजह से हो रहा है। अब थर्मोहेलाइन का फुल फॉर्म क्या होता है आप ये समझो। सबसे पहले थर्मोहेलाइन यानी टेम्परेचर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, हेलाइन मीन्स सैलिनिटी, यानी वो अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, यानी वो डाउनवेलिंग एंड अपवेलिंग जो हो रही है, जो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी की वजह से हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ठीक है, लेकिन जो अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग होती है वो टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी को अगर हम एकदम इग्नोर कर दे, उसके अलावा भी एक फैक्टर की वजह से होती है जो कि होती है मैकेनिकली ड्रिवन। अब मैकेनिकली ड्रिवन यानी क्या? कि वहां पे हम टेम्परेचर नहीं देखेंगे वाटर का कि वाटर वार्म है, कोल्ड है, हम ये नहीं देखेंगे कि वाटर में सैलिनिटी का लेवल क्या है, कि नमक का लेवल क्या है ना, सॉल्ट का लेवल क्या है। हम ये देखेंगे कि वाटर में अबेंडेंट क्या है, कितना है। तो वो हो जाता है क्या? मैकेनिकली ड्रिवन। तो जो डीप ओशियन करंट्स होते हैं, जो कि ओशियनिक वाटर का 90% होते हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं? वो दो रीजन्स की वजह से मूव कर रहे हैं। पहले आपका क्या है ना, पहला है आपका थर्मोहेलाइन। तो जो डेंसिटी वाली बात की गई थी, है ना, जो थर्ड फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे, डेंसिटी, तो वो डेंसिटी का रोल यहाँ आ जाता है। डेंसिटी यानी वेट, एक तरीके से घनत्व तो जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो डेंसिटी को हम पहले समझते हैं क्या है। तो देखिए, thermohaline circulation is a massive looping system of deep ocean current that flows around the entire globe. It is often called the ocean global conveyor belt, है ना। ये एक तरीके से कन्वेयर बेल्ट के जैसे काम करता है। कन्वेयर बेल्ट आप समझ रहे हो? जैसे कि आपको मैं ये बताऊं कि कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, तो आप ये समझो कि जैसे मान लो ऐसे, ये पूरा एक ऐसा पैटर्न है, क्या है? एक ऐसा ये पैटर्न है, ऐसा ये कन्वेयर बेल्ट के जैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, द वर्ड ब्रेक डाउन्स इनटू टू पार्ट दैट एक्सप्लेन व्हाट ड्राइव्स इट। ड्राइव्स इट इन, कि क्या डीप ओशियन करंट को कौन चला रहा है। हम ये कैसे समझ सकते हैं? जब हम थर्मोहेलाइन को ब्रेक करेंगे। तो थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हेलाइन का मतलब होता है सैलिनिटी, तो सॉल्ट। तो अनलाइक सरफेस करंट, है ना, जो किससे ड्राइव हो रहे थे, यानी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ड्राइव हो रहे थे एंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से उनका डायरेक्शन डिसाइड हो रहा था। दिस ग्लोबल लूप यानी थर्मोहेलाइन, दिस ग्लोबल लूप इज ड्रिवन इंटायरली बाय डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी का मतलब हाउ हैवी द वाटर इज, विच इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड सॉल्ट, है ना। अब ये कैसे कंट्रोल हो रहा है? टेम्परेचर एंड सॉल्ट।
चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूं, देन आपको समझ में आ जाएगा कि एक्ट कैसे करता है। आप ये समझो कि ये मान लो आपका 90 डिग्री है। क्या है आपका 90 डिग्री है, यानी पोल्स है, और ये आपका 0 डिग्री है ना। अब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, इसकी जो मतलब जर्नी है वो यहाँ शुरू होगी पोल्स में। ये इसका क्या है, होम है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का। आप क्या समझ लो, ये है इसका स्वीट होम, ठीक है। अब ये होता क्या है कि मान 90 डिग्री में ठंडी रहती है, क्या रहती है, ठंडी। तो यहाँ का वाटर भी क्या होगा, वाटर क्या होगा यहाँ का, ठंडा होगा, ठीक है। और जब ठंडा वाटर होगा तो इतना ठंडा हो जाएगा कि वो क्या बना लेगा, आइस बना लेगा। क्या बना लेगा, आइस क्यूब्स बना लेगा। ये क्या है, आपके आइस क्यूब्स है। अब जो आइस क्यूब्स होता है ना, और इधर साइड आपका क्या है, वार्म वाटर है। क्या है इधर, वार्म वाटर, ठीक है। अभी जो आइस क्यूब्स है आपका, ये जो इक्वेटर का जो वार्म वाटर होता है उससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है क्या, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की। तो ये जो आपका आइस क्यूब है ना, क्या है आपका, ये जो आपका आइस क्यूब है, आइस क्यूब है, ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा आपका O2। क्या करेगा, O2 प्लस। जब ये ये आप समझिए कि वार्म वाटर से कोल्ड वाटर की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर से। अगर वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाए वही वाटर, तो वो उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस आइस क्यूब यहाँ क्या कर रहा है, ये O2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। इसके अलावा जब ये आइस क्यूब बनेगा, है ना, कोल्ड वाटर से, कोल्ड ओशियनिक वाटर से आइस क्यूब बनेगा, तो ये अपनी जो सैलिनिटी है उसे लूज कर देगा। तो ये लूज क्या कहाँ करेगा, इसका जो सॉल्ट वाला पोर्शन था, जब ये आइस क्यूब बना तो कहाँ रिलीज हो जाएगा, आसपास के सराउंडिंग वाटर में रिलीज हो जाएगा। तो सराउंडिंग ओशियनिक वाटर में सॉल्ट ऑटोमेटिकली प्रेजेंट था, प्लस जो क्यूब्स बन गए, आइस क्यूब्स बन गए, तो वो और सॉल्ट रिलीज हो गया, तो सॉल्ट की इंटेंसिटी कितनी होगी, 2x हो गई। तो अब आप ये देखिए, है ना, क्या देखना है हमें कि ये जो 90 डिग्री का वाटर है, क्या है, 90 डिग्री का जो वाटर है, इसमें आइस क्यूब्स बने। आइस क्यूब्स में क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, प्लस जब ये आइस क्यूब्स बने तो सैलिनिटी डबल हो गई। पहले से एक सैलिनिटी प्रेजेंट थी, प्लस आइस क्यूब जब बने तो इन्होंने भी अपनी सैलिनिटी लूज की, तो सैलिनिटी क्या हो गई, 2x हो गई। क्या हो गई, 2x हो गई। तो आप ये देखो कि अब ये देखो कि पहली बात तो आइस क्रिस्टल्स बन चुके हैं, तो डेंसिटी बढ़ गई, फिर सैलिनिटी भी बढ़ गई, तो उससे भी डेंसिटी बढ़ गई। और डेंसिटी जो थर्मोहेलाइन है, थर्मोहेलाइन यानी क्या, थर्मल यानी टेम्परेचर का रोल है, एंड हेलाइन यानी सैलिनिटी यानी सॉल्ट का रोल है। तो जब यहाँ पे कोल्ड वाटर वैसे ही हैवी होता है, डेंसर होता है, जब वो आइस क्यूब बन गया तो और ज़्यादा डेंसर हो गया, सैलिनिटी भी डबल हो गई। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, थर्मोहेलाइन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डाउनवेलिंग शुरू होगी। क्या शुरू होगी, डाउनवेलिंग। अब ये क्या करेगा, ये जो डाउनवेलिंग वाला वाटर है, ये नीचे पहुंच के अटलांटिक होते हुए, इंडियन ओशियन होते हुए, पैसिफिक होते हुए यहाँ इक्वेटर के नीचे पहुंच जाएगा। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ये क्या होगा, ये कोल्ड वाटर है। लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, समय के साथ वार्म होता चला जाएगा। क्या होता चलेगा, वार्म होता चला जाएगा। और जब ये वार्म होगा, तो जब ये यहाँ से वार्म होगा तो क्या हो जाएगा, लेस डेंस। जैसे यहाँ पे कोल्ड हुआ था तो ये इसकी डेंसिटी बढ़ गई थी, वैसे जब ये इसी यहाँ ये इन द डेप्थ ऑफ द ओशियन ट्रेवल करेगा ये वाटर, तो ये क्या होगा, अपना जो कोल्ड करेक्टर है वो लूज कर जाएगा, एंड बाय द टाइम क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और जब तक ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर के डीप ओशियन में पहुंचेगा, इक्वेटर के जो नीचे डीप ओशियन है वहां पहुंचेगा, ये वार्म हो चुका होगा। और जब वार्म हो जाता है वाटर, तो वो क्या हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, लेस डेंस। और ये क्या करना शुरू कर देगा, राइज होना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हो गया राइज, ठीक है। अब फिर जब ये यहाँ पहुंच गया तो आप ये देखो कि अब इक्वेटर में पानी की मात्रा लगातार, पानी का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है, लेकिन इधर का जो पानी, ये यहाँ क्या हो रही, अपवेलिंग हो रही। क्या हो रही, अपवेलिंग, क्योंकि सरफेस का जो ओशियनिक वाटर था वो ऊपर आ रहा है इस वाले रीजन में। लेकिन इधर क्या हो रही है, इधर साइड क्या हो रही है, डाउनवेलिंग हो रही है। इधर साइड क्या हो रही है, डाउनवेलिंग हो रही है। यानी सरफेस का वाटर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ओशियनिक सरफेस का वाटर नीचे आ रहा है, और इधर साइड बॉटम का जो वाटर है वो ऊपर जा रहा है।
अब क्या होगा कि इधर साइड क्या हो जाएगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ कोई भी पानी नहीं है और इधर पानी बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही देखो, इधर पानी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो एक स्लोप डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लोप हिल टाइप का एक ऐसे डेवलप हो जाएगा, जिससे यहाँ का पानी दोबारा इधर की तरफ ट्रेवल करेगा, है ना। अब आते आते क्या हो जाएगा, फिर से कोल्ड हो जाएगा और कुछ हीट ये अपने साथ लेके आएगा, जो ये पोल्स को देगा। ठीक है, क्या देगा, पोल्स को देगा। तो इसी ये जो फीचर है कि 0 डिग्री से दोबारा ये इधर इक्वेटर पोल्स में आ रहा है, इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं, बैक टू होम। क्या बोलते हैं, बैक टू होम। ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो यही हम समझा रहे थे आपको, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सब कुछ क्या कैसे। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि विच इज़ कंट्रोल बाय टेम्परेचर एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि थर्मोहेलाइन में जो डाउन वेलिंग हो रही है, जो अप वेलिंग हो रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, थर्मोहेलाइन यानी टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पे डिपेंड कर रही है। अभी जो हमने ये लूप पढ़ा कि ये जो लूप डेवलप हो रहा है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का जो लूप है पूरा, ये जो डेवलप हो रहा है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, अब हम वो पढ़ते हैं। हाउ द लूप वर्क्स एट द पोल्स। तो पोल्स में मैंने आपको बताया सिंकिंग हो रही है। सिंकिंग कैसे हो रही है कि ओशियन वाटर इन द पोलर रीजन बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड व्हेन सी आइस फॉर्म, it leaves salt behind in the water. This combination of freezing cold and high salt make the water dense and heavy. It sinks straight down to the ocean floor. एकदम सुनते जाइएगा, अभी जो एक्सप्लेन किया वही मैं आपको यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। On the ocean floor traveling, this heavy water travel along the bottom of the world ocean, moving from the Atlantic toward the Indian toward the Pacific Ocean. It act like an underwater river. जैसे कि सरफेस जो ओशियनिक करंट थे, जो कि केवल 10% ऑफ ओशियनिक वाटर हैं, वो भी कैसे मूव करते हैं, है ना। वो प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से कैसे मूव करते हैं, रिवर इन दी सरफेस ओशियन वाटर, वैसे ही ये कैसे मूव करेगा, ये अंडर वाटर रिवर की तरह ये भी मूव करेगा। ये जो ओशियनिक करंट है, डीप ओशियनिक करंट है, ये भी अंडर वाटर रिवर की तरह मूव करेगा। ये क्या करेगा, कैरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे, मैंने बताया था कि जब क्यूब जो आइस क्यूब बन जाएगा, वैसे ही कोल्ड वाटर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की, और जब वो आइस क्यूब फॉर्म में होगा तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, और यही ऑक्सीजन डाउन इनटू द डीप सी आएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो सोलर इंसुलेशंस होती है, जो सन रेज होती हैं, वो अप टू सर्टेन डेप्थ तक तो ऑक्सीजन लेके जाती हैं ओशियंस में, बट अप टू सर्टेन डेप्थ के बाद जो डीप ओशियंस होते हैं, उन्हें शैडो जोन बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी सोलर इंसुलेशन नहीं पहुँचती, और वहाँ के एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कैसे करते हैं, वो इसी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से जो ऑक्सीजन डीप ओशियन में पहुँच रही है, उसी की वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। अब ये डीप सी में ट्रेवल कर रहा है, और डीप सी से ट्रेवल करते करते ये इक्वेटर तक पहुंच जाएगा, और इक्वेटर तक पहुंचते पहुंचते ये जो डीप ओशियनिक करंट है, जो एज अ रिवर फ्लो कर रहा है इनटू द डीप ओशियंस, ये वार्म हो जाएगा, और जब वार्म हो जाएगा तो लो प्रेशर, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि लेस डेंस हो जाएगा, और जब लेस डेंस हो जाएगा तो ये क्या करने शुरू कर देगा, राइस। इवेंचुअली दिस डीप कोल्ड वाटर वार्म्स अप, यानी जो डीप कोल्ड वाटर था ये वार्म अप हो जाएगा एंड बिकम लेस डेंस। एज इट वार्म्स इट राइजेस बैक टू द सरफेस एट इक्वेटर, बट दिस मूवमेंट इज वेरी स्लो। ये जो मूवमेंट है, पूरा जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का मूवमेंट है, ये बहुत स्लो है। इवन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर को पूरा थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए आप ये समझ लो कि पूरा 1000 साल लगता है एक ड्रॉप ऑफ वाटर को पूरा थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फिर वाई थर्मल अपवेलिंग नॉट कंट्रीब्यूट मच इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। तो आप ये समझो कि मैंने अभी बताया कि बहुत ही स्लो मूवमेंट है, ठीक है, तो लेकिन ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है। क्या है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, मतलब भले एक ड्रॉप को पूरा एक मतलब आप समझ लो 1000 साल लग रहा है फुल कन्वेयर बेल्ट के मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए, बट स्टिल दिस मूवमेंट इज सो कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आप खुद सोचो कि ओशियन में कितना ज़्यादा पानी है ना। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है ये आपके इस वाली मूवमेंट का, है ना, थर्मोहेलाइन मूवमेंट्स का, कि ये जो ऑक्सीजन है वो डीप ओशियन तक पहुंचा पा रहा है, बट
अब यहाँ पे भी अपवेलिंग होती है, क्या होती है, अपवेलिंग होती है, बट ये अपवेलिंग फिशरीज में कंट्रीब्यूट नहीं करती, है ना। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का जो मेन, जो सबसे, आप ये कह लो कि 3 फैक्टर अगर मैं डिफाइन करने होंगे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से सबसे पहली चीज क्या हो रही है, कीपिंग द प्लैनेट टेम्परेचर बैलेंस्ड, कि जब ये इक्वेटर से पोल में जाता है तो ये वार्म, थोड़ा सा वार्म करेक्टर पोल तक पहुंचा पाता है ना, कि भले भले ये बाय द टाइम जब पोल से इक्वेटर ट्रेवल करेगा करंट ऑन द सरफेस, जैसे ये और डेप्थ में तो पोल से ओशियन की तरफ, मतलब इक्वेटर की तरफ आता है ना। यहाँ पे आप ये देखो, बार बार मुझे ये दिखाना पड़ रहा है कि जैसे मान लो ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो इन दी डेप्थ तो ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, कि पोल से इक्वेटर आ रहा है, बट ऊपर साइड ये क्या कर रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो ये इक्वेटर की जो वार्म करेक्टर है वो कहाँ पहुंचाएगा, पोल में पहुंचाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्मोहेलाइन जो सर्कुलेशन है उनका रोल क्या है, कि ये कीपिंग दी प्लैनेट टेम्परेचर बैलेंस्ड रखते हैं। सेकेंड चीज क्या है, ये ओशियन का वेंटिलेशन सिस्टम है, क्योंकि पोल्स के बाद जो आइस क्यूब्स है जो एब्जॉर्ब किया है ना, ऑक्सीजन को, वो डीप ओशियन तक पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ जो डीप ओशियन में रह रही उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत है, और सोलर इंसुलेशन जो है अप टू सर्टेन डेप्थ के बाद वो नहीं पेनिट्रेट कर पाती ओशियंस को। एंड थर्ड जो है वही, मतलब कैरिंग ऑक्सीजन टू द डीप सी, ये ओशियन का वेंटिलेशन सिस्टम का काम करता है ना। फिर जो लास्ट है, ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट अप द सरफेस। अब न्यूट्रिएंट ये कैसे पहुंचा रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे क्या हो रही, अपवेलिंग हो रही है। एंड आपको जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि विंड हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है ना। वैसे ही मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि अपवेल, जहां भी अपवेलिंग हो रही है वहां पे क्या होगा, फिशरीज ग्राउंड का फॉर्मेशन होगा, फिशरीज का फॉर्मेशन होगा, फिशरी इंडस्ट्री का, यानी एक्वेटिक इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा वहां पे। लेकिन जो अपवेलिंग आपकी किस वजह से हो रही है, थर्मल यानी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से हो रही है, उसमें फिशरीज इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं देखी जाती। क्या नहीं देखी जाती, फिशरीज इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं देखी जाती, क्योंकि मैंने बताया था एक ड्रॉप ऑफ वाटर को पूरा थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए 1000 साल लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे ऊपर, है ना, अपवेलिंग के कारण, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होंगे, भले ही ये साइकिल कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हुआ, है ना। ये इसीलिए जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से अपवेलिंग होती है वहां पे आपको फिशरीज इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं देखा जाता वहां पे, ठीक है। ये सब हम देख लिए, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रिएंट्स ला रहे होते हैं, बट उतने नहीं ला रहे होते कि फिशरीज इंडस्ट्री ग्रोथ कर दे, है ना। कुछ एक्वेटिक एनिमल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से जो अपवेलिंग हो रही है उसकी वजह से सर्वाइव कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा फिशरी इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि चलिए हमने देख लिया कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग कैसे हो रही है। अब हम मैकेनिकली ड्रिवन क्या होता है वो समझेंगे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी, थर्मल फैक्टर या सैलिनिटी के फैक्टर की वजह से हो रही थी। अब हम देखेंगे कि मैकेनिकली क्या होता है। अब ये समझो कि मान लो ये आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है और ये आपका है साउथ अमेरिकन कोस्ट है। क्या है, साउथ अमेरिकन कोस्ट। अब यहाँ से लगातार एयर्स आ रही हैं, है ना, एयर आ रही हैं एंड वाटर को अपने साथ कैरी कर रही हैं। अब ये एयर क्या हो सकती है, एक ही एयर के 3 नाम है। जैसे आप इसे ईस्टर्ली भी बोल सकते हो, इसी को आप ट्रेड विंड्स भी बोल सकते हो, इसी को आप इक्वेटोरियल करेंट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इक्वेटोरियल करेंट्स। अब ये इधर आ रही, तो ये अपने साथ वाटर भी लाएगी, एयर भी लाएगी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो गया। अब एयर हर तरीके से आ रही है प्लस अपने साथ वाटर भी ला रही है। तो अब इधर तो कोस्टल, ये तो कोस्ट है तो ये इधर तो जा नहीं सकता, है ना, इधर तो ये जा नहीं सकता, ये इधर तो जा नहीं सकता। और प्लस इसके पास इधर या इधर इधर कहीं जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि हर तरफ से ये क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। ये कहाँ जाएगा, ये डाउनवेलिंग करेगा। क्या करेगा, डाउनवेलिंग करेगा। अब ये डाउनवेलिंग में
थर्मल या सैलिनिटी की वजह से नहीं हो रहा है। जैसे हम देख रहे थे पोल्स में डाउन वेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ का क्या था, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम था, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वाटर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डेंस हो गया था, डेंस वाटर यानी वेट ज़्यादा हो गया तो वो डूब रहा था, यानी डाउन वेलिंग कर रहा था, सिंक कर रहा था। बट यहाँ डाउन वेलिंग क्यों हो रही है, मैकेनिकल फैक्टर की वजह से। मैकेनिकल यानी अब उसका कोई रास्ता ही नहीं बचा है डूबने के सिवा, यानी नीचे जाने के सिवा, डाउन वेलिंग करने के सिवा, इसलिए वो नीचे जा रहा है। ठीक है, डाउन वेलिंग में कभी भी, किसी भी तरीके की डाउन वेलिंग में, है ना, कभी भी फिशरीज इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट, जो कि डाउन वेलिंग में तो कुछ नहीं करता, बट अगर वही डाउन वेलिंग एक्सट्रीम डाउन वेलिंग हो जाए, यानी बहुत ही ज़्यादा पानी अगर नीचे जाना शुरू कर दे, तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में आपको फिशरीज देखने को मिल जाती है। और वो क्यों मिलती है, तो वो एक करंट की वजह से मिलती है, लिवियन करंट की वजह से, है ना। एंड क्या होता है, अभी हम जस्ट इसके बाद ही उसे डिस्कस करने वाले। केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो है आपका नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, जो डाउन वेलिंग में तो नहीं बट एक्सट्रीम डाउन वेलिंग में फिशरीज ग्राउंड, फिशरीज इंडस्ट्री को डेवलप कर देता है ना। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है, एंड डाउन वेलिंग में कभी भी फिशरीज इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती, है ना। फिशरीज इंडस्ट्री हमेशा अप वेलिंग में ग्रो करती है। ठीक है, तो ये हम समझ गए यहाँ पे डाउन वेलिंग क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैकेनिकल फैक्टर, क्योंकि कहीं रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए उसे क्या करना पड़ गया, डाउन वेलिंग करना पड़ गया। इसके बाद अब हम समझेंगे कि अप वेलिंग क्या होता है ना, कि अप वेलिंग क्या होता है। अब आप समझिए कि ये जो एयर्स आ रही थी इधर से, है ना, कौन सी एयर्स आ रही थी, ये आपकी आ रही थी ट्रेड विंड्स, इन्हीं का नाम था ईस्टर्लीज, इन्हीं को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट्स, है ना। ये सब एक ही विंड्स के नाम है, ये सब मतलब सिनोनिम्स है। अगर ये किसी वजह से कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, किसी वजह से कैंसिल हो जाए, एंड जैसे ये चलती क्यों है, कि मान लीजिए ये चल क्यों रही होंगी, क्योंकि इधर साइड हाई प्रेशर जोन होगा और इधर साइड लो प्रेशर जोन होगा, इसीलिए ट्रेवल कर रही हैं। मान लीजिए इधर का हाई प्रेशर जोन ना रह जाए, है ना, और लो प्रेशर जोन ना रहे इधर साइड, है ना, तो ये क्या होगा, ये जो विंड्स हैं ये नहीं चलेंगी, इवन क्या चलने लगेगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। क्या चलने लगेगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलने लगेगा। और ये यहाँ का जो पानी था ये अपने साथ क्या करेगा, इधर लेके जाने लगेगा, तो इधर का पानी में क्या हो जाएगा, इधर का पानी क्या हो जाएगा, पूरा उधर चला जाएगा। और जो एक अबेंडेंट नेचर था पानी का इस एरिया में, अबेंडेंट नेचर था जिसकी वजह से डाउन वेलिंग हो रही थी, वो अब नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, इस रीजन में स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और इसी स्पेस को कौन फिलफिल करेगा, अब वेलिंग, अब वेलिंग, है ना, इसी स्पेस को क्या कर देगी, फिलफिल कर देगी, है ना। तो ये आप समझे। तो जो जैसे मान लीजिए जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में जो डाउन वेलिंग एंड अप वेलिंग हो रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, थर्मल यानी हीट पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, सैलिनिटी पे डिपेंड कर रही है। बट जो मैकेनिकल फैक्टर की वजह से डाउन वेलिंग एंड अप वेलिंग हो रही है, वो अबेंडेंट नेचर की वजह से हो रही है। वाटर का अबेंडेंट या अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अब मैं दो कॉन्सेप्ट आपको फिर से यहीं रिवाइज करवा दूं, देन मैं ल्यूवियन करंट में जाऊंगा, क्योंकि ल्यूवियन करंट एक्सेप्शन है। ठीक है, अब कैसे एक्सेप्शन है आप ये देखो। चलो अब दो चीजें समझो, मैंने पहले बताई थी फिर बताता हूँ। एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, आप खुद बताओ। एयर कहाँ से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड मूव करती है, और कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। कहाँ से कहाँ से, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। सेकेंड चीज क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था कि एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट था, हाँ दूसरा ये कॉन्सेप्ट था कि जो डाउन वेलिंग होती है उसमें फिशरीज नहीं ग्रो करती। क्या नहीं करती, डाउन वेलिंग में जो फिशरीज है वो ग्रो नहीं करती, एंड फिशरीज किस में ग्रो करती है, अप वेलिंग में। अप वेलिंग में क्या करती है, फिशरीज ग्रो करती है, फिशरीज इंडस्ट्री ग्रो करती है। लेकिन अगर ल्यूवियन करंट की बात करें तो ल्यूवियन करंट इसे भी क्या करेगा, इसे भी, इसके भी, इसमें भी एक्सेप्शन का काम करेगा और इसमें भी एक्सेप्शन का काम करेगा। यानी ल्यूवियन करंट डाउन वेलिंग, या डाउन वेलिंग भी नहीं, एक्सट्रीम डाउन वेलिंग जब होगी, आप समझिए जब डाउन वेलिंग हो रही होगी तब ल्यूवियन करंट फिशरीज नहीं ग्रो कर पाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम डाउन वेलिंग हो रही होगी तब क्या करेगा, ल्यूवियन करंट फिशरीज ग्राउंड को डेवलप कर देगा। और इधर साइड
जो कोई भी विंड है दुनिया की, इवन इस कमरे की भी विंड है, वो किससे मूव कर रही है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव कर रही है। बट ल्यूवियन करंट जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव ही नहीं करता। यही हम समझने वाले हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है कि ल्यूवियन करंट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्यों नहीं मूव करता, एंड क्यों एक्सट्रीम डाउन वेलिंग में भी फिशरीज ग्राउंड को वो ग्रो कर पाता है। तो हम ये समझ लिए हाउ ओशियनिक करंट मूव। तो ओशियनिक करंट दो तरीके के होते हैं, सरफेस करंट होते हैं, डीप ओशियन करंट होते हैं। सरफेस करंट आपके प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव करते हैं एंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से मूव करते हैं, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था। फिर हम आ गए थे वाटर डेंसिटी की वजह से। वाटर डेंसिटी में ही हमने थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस पढ़े। लेकिन थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस के अलावा भी एक जो डाउन वेलिंग एंड अप वेलिंग होती है, वो किस वजह से होती है? मैकेनिकल फैक्टर की वजह से होती है। हमने वो भी देख लिया आपका। ये आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, है ना, ये यहाँ पे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको स्लाइड्स पढ़नी हो तो आप रुक के पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 9555786722 में। तो आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इवन कोई भी डाउट है तो आप इसी नंबर में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। 24 आवर्स, कभी भी 24/7 आप मुझे मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा within 3 hours and you will get your answers related to video, related to preparation, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो अपवेलिंग होती है एंड डाउनवेलिंग होती है वो थर्मल यानी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन एंड मैकेनिकल फैक्टर दोनों की वजह से होती है ना। एंड मेनली ड्यू टू मैकेनिकल अपवेलिंग, है ना, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। क्यों फिशरीज का जो डेवलपमेंट होता है वो मैकेनिकल अपवेलिंग में होता है, बट थर्मल जो अपवेलिंग होती है उसमें नहीं होता, क्योंकि थर्मल अपवेलिंग जो होती है बहुत ही स्लो होती है ना। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर को 1000 साल लगते हैं पूरा थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन वो मतलब कवर करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। इसीलिए जो मैकेनिकल अपवेलिंग होती है वहाँ फिशरीज ग्राउंड डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि एक्वेटिक एनिमल्स का फूड है उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है ना। क्योंकि ये जो है मैकेनिकल अपवेलिंग ये फास्ट है एंड नॉट ड्यू टू थर्मल अपवेलिंग बिकॉज इट इज रियली रियली स्लो। मैंने अभी आपको बता दिया कि 1000 साल लगते हैं उसे, है ना, थर्मोलाइन सर्कुलेशन को कवर करने के लिए। मैकेनिकल हियर सिग्निफाइज अबेंडेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो प्योरली मैकेनिकल फोर्सेस वोंट डिफरेंशिएट वाटर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और टेम्परेचर। जैसे कि हम देख रहे थे कि जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन थे वो डाउनवेलिंग वहाँ कर रहे थे जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो, और अपवेलिंग वहाँ कर रहे थे जहाँ पे लेस डेंसिटी हो। लेकिन जो मैकेनिकल फैक्टर होते हैं वो अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग जब करते हैं तो ये नहीं देखते कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है या कम, वो अवेलेबिलिटी के बेसिस में होती है। इस अवेलेबिलिटी वर्ड को समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल सर्कुलेशंस ऑफ डीप ओशियनिक वाटर्स। और एक चीज और मतलब याद रखना है, अब मतलब पॉइंट वाइज याद रखिए थर्मोलाइन सर्कुलेशन का क्या रोल है कि ग्लोबल टेम्परेचर ओशियनिक टेम्परेचर को मेंटेन रखना, है ना, ऑक्सीजन को डीप ओशियन तक पहुंचाना, एंड अपवेलिंग के थ्रू क्या लाना, है ना, न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स को ऊपर भी लाना, सरफेस पे भी लाना डीप ओशियन से। लेकिन तो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो उतना लॉजिकल नहीं हो रह पाता या उतना मतलब उस एफिशिएंट नहीं रह पाता, क्योंकि जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है उनका जो आप ये कह लो कि जो रेट है ना, ऑफ ट्रेवलिंग वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और मैकेनिकल फैक्टर का रेट ऑफ ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो ये आपका मैकेनिकल अपवेलिंग है वहाँ पे फिशरीज ग्राउंड का डेवलपमेंट आप देखते हैं। अब हम समझते हैं, नाउ वी अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ ल्यूवियन करंट। तो हम ल्यूवियन करंट को समझते हैं कि ल्यूवियन करंट क्या है। यहीं पे हमें देखना पड़ेगा। समझिए ल्यूवियन करंट क्या है। जैसे कि एयर जो थी, एज आई सेड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन जाती है हमेशा, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन, एंड हमेशा अपवेलिंग जहां होती है वहां पे क्या देखा जाता है,
फिशरीज ग्राउंड का फॉर्मेशन देखा जाता है ना। लेकिन ये दो चीज़ अच्छे से बैठ गई दिमाग में। अब देखते हैं लुवियन करंट के केस में क्या होता है। अब ये देखो, ये मान लो ये इक्वेटर है ना। इक्वेटर क्या है? यूनिवर्सल लो प्रेशर जोन है। क्या है? लो प्रेशर जोन। इसी को हम ITCZ बोल देते हैं। ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। तो दुनिया भर की एयर यहाँ आ रही होती है। क्या आ रही होती है? दुनिया भर की एयर यहाँ पे आ रही होती है, और ये एयर अपने साथ वार्म वाटर्स को भी लेके आ रही होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आसपास इक्वेटर के यहाँ पे क्या हो गया? वार्म वाटर्स एक्युमुलेट हो गए। ठीक है, क्योंकि अब मैंने बताया था, अभी अभी बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ एयर फ्लो करती है। तो ये लो प्रेशर जोन है, इसीलिए यहाँ पे दुनिया भर से एयर आ रही है। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे वार्म वाटर का एक्युमुलेशन बहुत हो गया। इसी इक्वेटर के पास एक जगह है जिसका नाम है इंडोनेशिया, आप जानते ही होंगे, है ना। अब क्या होगा कि आप देखो कि जैसे इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो यहाँ का सी वाटर लेवल क्या है? एकदम से बढ़ गया। और जो पोल्स हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया ले लो, या जो पोल्स हैं वहाँ का जो पानी है 90 डिग्री में, वहाँ का जो सी वाटर लेवल है वो कम है ना। तो लुवियन करंट क्या करेगा? ये यहाँ से क्यों फ्लो कर पा रहा है? अब आप खुद ही सोचो कि जो लुवियन करंट का जो फ्लो है वो कहाँ से है? इक्वेटर से पोल। इक्वेटर क्या है? लो प्रेशर जोन है, और पोल्स क्या है? हाई प्रेशर जोन। तो कभी भी क्या एयर लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में मूव कर सकती है? नहीं कर सकती ना। बट स्टिल लुवियन करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए लुवियन करंट एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन कैसे हुआ? क्योंकि लुवियन करंट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो ही नहीं कर रहा है ना। इवन प्रेशर ग्रेडियंट तो लुवियन करंट के केस में अगेंस्ट एक्ट करता है। कैसे? अब वो देखिए। तो लुवियन करंट सबसे पहले समझते हैं फ्लो कैसे कर रहा है। जब दुनिया भर का वार्म वाटर, दुनिया भर की एयर जब यहाँ 0 डिग्री में आके एक्युमुलेट हो जाएंगी, तो यहाँ का जो सी वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का सी वाटर लेवल अभी भी कम है। और लुवियन करंट क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ एंड वेस्ट साइड से फ्लो करता है। क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ एंड वेस्टर्न कोस्ट से फ्लो करता है। तो ये जो सी वाटर लेवल डिफरेंस हुआ यहाँ पे, कि ये यहाँ का पानी नीचे है और यहाँ का पानी ऊपर है, इसी की वजह से एक स्लोप, एक स्लाइड या एक हाईवे, जियोग्राफिकल हाईवे डेवलप हो गया, जो लुवियन करंट को चैनलाइज कर देगा किधर की तरफ? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की तरफ। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रहा है। जब ये आएगा तो ये अपने साथ क्या लाएगा? फिशेस एंड लॉबस्टर्स, है ना, यानी एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ को ये लेके आएगा। क्या लेके आएगा? एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ को ये अपने साथ लेके आएगा इस ऑस्ट्रेलियन पोल्स में, है ना। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से नहीं हो रहा है। ये प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में मूव करता है, और इक्वेटर में तो यूनिवर्सल लो प्रेशर जोन है ना। एंड ऑस्ट्रेलिया यानी जो 90 डिग्री के पास है वहां पे हाई प्रेशर जोन है ना। तो ये एयर तो कभी ब्लो ही नहीं होनी चाहिए थी लुवियन करंट की। लुवियन करंट इक्वेटर इंडोनेशिया से पोलर ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करता है, साउथवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से नहीं मूव कर रहा, यही एक्सेप्शन है। ये जो लुवियन करंट जो है, जो विंड है, जो ओशियनिक वाटर को मूव करा रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ना होके ओशियनिक सी लेवल डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है। अब समझते हैं और चीजें। अब ये समझते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट कैसे इसमें नेगेटिव रोल प्ले करता है। देखिए, ये यहाँ पे ग्लोबल सेटअप क्या है कि दुनिया भर की वार्म वाटर्स कहाँ आ रहे हैं? वो आपके आ रहे हैं इक्वेटर के पास। कहाँ आ रहे हैं? इक्वेटर के पास, क्योंकि इक्वेटर क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, ITCZ है, इसलिए। अब दुनिया भर का वार्म वाटर आएगा तो ये क्या होगा? वार्म वाटर यहाँ पे पाइल अप हो जाएगा नियर इंडोनेशिया। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने बताया था कि एक लूप डेवलप हो जाएगा, है ना, ऐसे और ये ऐसे। तो लुवियन करंट को एक स्लाइड मिल जाएगा, एक टनल जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, जिससे लुवियन करंट इक्वेटर से पोल यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चैनलाइज हो जाएगा। क्या करेगा? इक्वेटर से पोल की तरफ चैनलाइज हो जाएगा। सेकंड, अब ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका लो प्रेशर जोन है। क्या है?
लो प्रेशर जोन। क्यों है ये लो प्रेशर जोन? क्योंकि जब हमारे इंडिया में विंटर्स होंगे, इक्वेटर के ऊपर विंटर्स होंगे, तो सदर्न हेमिस्फीयर में सीजनल रिवर्सल के कारण सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा? समर चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? समर। और समर के कारण जो ऑस्ट्रेलिया का जो सरफेस है वहाँ पे लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाएगा। और इसी लो प्रेशर जोन जब डेवलप होगा तो जो भी सरफेस की जितनी भी विंड्स हैं वो वार्म होने के कारण वो लेस डेंस हो जाएंगी और वो एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। और यहाँ पे लो प्रेशर आपको दिख ही रहा है ना? तो इस लो प्रेशर जो कि वैक्यूम एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गई, इसे फिल करने के लिए क्या होगा कि जो आसपास की कोस्टल एरियाज होंगी, जो आसपास की कोस्टल एरियाज होंगी ऑस्ट्रेलिया के पास, वो इसको क्या करना चाहेंगी? फिल करना चाहेंगी। क्या करना चाहेंगी? फिल करना चाहेंगी। इसी को फिल करने के समय क्या होगा? कुछ विंड नॉर्थवर्ड की तरफ चैनलाइज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नॉर्थवर्ड की तरफ चैनलाइज हो जाएंगी। और यही विंड क्या करेंगी? इसे जाके क्या कर देंगी? काउंटर करेंगी, है ना? ल्यूवियन करंट को क्या करेंगी? काउंटर करेंगी, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने से रोकेंगी। तो यहाँ पे आप दुनिया भर में जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड मूव करती है, लेकिन ल्यूवियन करंट डिफरेंस इन दी सी वाटर लेवल की वजह से मूव कर रहा है। और प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे उसे क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है ल्यूवियन करंट को। कैसे अपोज कर रहा है? क्योंकि अब आप खुद ही देखो, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन एयर मूव कर रही है ना? कि यहाँ पे हीट की वजह से सरफेस में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि सरफेस की जब एयर वार्म हुई तो वो लेस डेंस हो गई और एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उड़ गई। और जो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो इधर की प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से इधर से कोल्ड विंड्स इधर आना शुरू हुई और कुछ विंड इधर की तरफ चैनलाइज हो गई। और इतनी चैनलाइज हो गई कि ल्यूवियन करंट को काउंटर करना शुरू कर दी। तो ल्यूवियन करंट को कौन काउंटर कर रहा है? नॉर्थवर्ड, स्ट्रॉन्ग नॉर्थवर्ड जो विंड है वो क्या कर रही है? ब्लो कर रही है। इस वाले एरिया को देखो, ये वाले एरिया को यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? द विंड ब्लोज अगेंस्ट द ल्यूवियन करंट, सो ऑस्ट्रेलियन लो प्रेशर जोन डज नॉट अट्रैक्ट द ल्यूवियन करंट, है ना? लो प्रेशर जोन को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में समर की वजह से लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ पे ITCZ में ऑटोमेटिकली लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता। हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन विंड ब्लो करती है। तीसरा, इवन प्रेशर ग्रेडियंट एक्ट अगेंस्ट इज नेचर। मैंने बता ही दिया कि प्रेशर ग्रेडियंट कैसे अगेंस्ट द नेचर एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहीं से प्रेशर ग्रेडियंट इसे जाके अपोज कर रहा है ना? कुछ इधर चला जा रहा है और कुछ ऐसे चला जा रहा है। मैंने बता ही दिया कि सी लेवल डिफरेंस की वजह से ये ब्लो करती है ल्यूवियन की। इक्वेटर के पास हाई सी लेवल है और इधर साइड लो सी लेवल है। ये देखिए लो सी लेवल, है ना? पोल सदर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ लिखा हुआ है ना? ये देखिए हाई सी लेवल कहाँ है? इंडोनेशिया इक्वेटर में। और लो सी लेवल है कहाँ पे? पोलर एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ल्यूवियन करंट फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू ऑस्ट्रेलिया बाय सी लेवल डिफरेंस, है ना? ल्यूवियन करंट फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू ऑस्ट्रेलिया बाय सी लेवल डिफरेंस, नॉट प्रेशर ग्रेडियंट। नॉर्थवर्ड विंड अपोज इट येट इट ब्रिंग वार्म वाटर्स। मतलब आप समझे कि ल्यूवियन करंट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव नहीं कर रहा है, बल्कि सी लेवल डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है। अभी डाउनवेलिंग पैराडॉक्स क्या होता है इसे समझिए। मैंने आपको बताया था कि दुनिया भर में जहाँ भी फिशरीज इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं वो क्यों करती हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है? अपवेलिंग देखी जाती है। क्या देखी जाती है? अपवेलिंग। एक्सेप्ट कहाँ पे? एक्सेप्ट कहाँ पे आप बताओ मुझे। जैसे आप अगर कहीं भी देखो, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैकेनिकल अपवेलिंग हो रही है ना? तो उसी की वजह से आप ये देखो कि कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, पार्ट्स ऑफ इंडिया, हर जगह मैकेनिकल अपवेलिंग की वजह से क्या हो रहा है? आपका क्या डेवलप हो रहा है? आपके फिशरीज ग्राउंड डेवलप हो रहे हैं। लेकिन आप जब नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देखते हो तो वहाँ क्या होता है वो भी आप देख लो। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, तो बहुत जगह ऑस्ट्रेलिया में मैकेनिकल अपवेलिंग की वजह से फिशरीज ग्राउंड डेवलप होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो आपका ये, जैसे आप मान लो ऑस्ट्रेलिया है ना? ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है एंड वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पे डाउनवेलिंग नहीं, एक्सट्रीम डाउनवेलिंग के केस में क्या होता है वो देखिए आप। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा था एनसो में, एनसो न्यूट्रल होता है ना? एल नीनो होता है, लानीना होता है। अब ये क्यों क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो एनसो न्यूट्रल होता है उसमें डाउनवेलिंग होती है,
है ना। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में कहाँ होती है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एंसो न्यूट्रल में क्या होती है, डाउनवेलिंग होती है। और एल नीनो में क्या होती है, अपवेलिंग होती है। एंड अगर ला नीना देखा जाए तो उसमें क्या होते हैं, एक्सट्रीम डाउनवेलिंग होती है। क्या होती है, एक्सट्रीम डाउनवेलिंग होती है। कहाँ पे, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में। तो जब एलिनो हो रहा, जब एंसो न्यूट्रल हो रहा होता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, है ना, जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एंसो न्यूट्रल हो रहा होता है तो डाउनवेलिंग हो रही होती है। क्या हो रही होती है, डाउनवेलिंग। और डाउनवेलिंग में क्या होता है कि जो वाटर, जो सरफेस वाटर होता है वो नीचे जा रहा होता है ना। तो कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर ल्यूवियन करंट स्लोप फॉलो करते हुए इक्वेटर से यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच भी जाए, है ना, जैसे ये 0 डिग्री है, ये इंडोनेशिया है, और मान लीजिए ये पोल्स के बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ल्यूवियन करंट अगर किसी भी तरीके से अगर यहाँ तक पहुँच भी जाए, ल्यूवियन करंट अगर किसी भी तरह ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच भी जाए, तो एंसो न्यूट्रल वाले ईयर में, एंसो न्यूट्रल वाले ईयर में उसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स ही नहीं मिलेंगे, और भूखा रह जाएगा। कौन भूखा रह जाएगा, वो एक्वेटिक एनिमल्स जो ल्यूवियन करंट के साथ ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक से आए थे, यानी फिशेस एंड लॉबस्टर्स। फिर सेकंड जो है वो क्या है, एल नीनो। एल नीनो ईयर में हम क्या देखते हैं कि इधर साइड में आपका क्या हो रहा है ना, इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपवेलिंग हो रही है। क्या हो रही है, अपवेलिंग हो रही है। तो अपवेलिंग में क्या होता है कि अब न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स तो आ गए, है ना, ओशियनिक वाटर के सरफेस में। बट ये जो सी वाटर लेवल डिफरेंस होता है ना, ये कम हो जाता है बिटवीन 0 डिग्री एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये कम कैसे हुआ, क्योंकि आप ये देखो, एक सेकंड वेट फॉर अ मोमेंट, है ना। ये जो अपवेलिंग हो रही है, इस अपवेलिंग की वजह से होता क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें जो सी लेवल का जो डिफरेंस है, वो जो यहाँ पे स्लाइड देख रहे हो, वो ऐसे प्लेन हो जाता है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता, है ना। और जो एक हिल जैसा स्ट्रक्चर जो हेल्प कर रहा था ल्यूवियन करंट को इंडोनेशिया से नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए, वो डेवलप ही नहीं हो पाता, है ना। किसमें, एल नीनो ईयर में। किसमें, एल नीनो ईयर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के पास अपवेलिंग हो जाती है। अपवेलिंग के कारण ये जो यहाँ पे सी वाटर लेवल पहले कम हुआ करता था, है ना, वो क्या हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है, और इसीलिए ल्यूवियन करंट पहुंच ही नहीं पाते, एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना प्रेजेंट है ना, एल नीनो ईयर में। अब इसके बाद आते हैं तीसरे में, जिसमें फिश इंडस्ट्री ग्रो करती है ना। अब तीसरे में क्या होता है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है ना। अब यहाँ पे अभी कौन सा साल चल रहा है, लानीना। क्या चल रहा है, लानीना ईयर चल रहा है। और लानीना ईयर में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, बारिश होती है। क्या होती है, बारिश हो रही होती है ना। ये बारिश हो गई, और यहाँ पे क्या आ गए, फ्लड्स आ गए। क्या आ गए, फ्लड्स। अब क्या है, एक्सट्रीम डाउनवेलिंग तो है ओशियंस में। क्या है, एक्सट्रीम डाउनवेलिंग तो है ना। एक्सट्रीम डाउनवेलिंग हम देख रहे हैं हर जगह, ठीक है। लेकिन फिर भी फ्लड्स क्या करेंगी कि जो सरफेस का ये जो पूरा यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उसे कहाँ ले आ देंगी, वो आपके ले आ देंगी कहाँ पे, सरफेस में ले आ देंगे, वो मतलब ओशियनिक सरफेस पे ले आ देंगी, ठीक है। और जब ये, अब आप ये देखो कि यहाँ पे तो एक्सट्रीम डाउनवेलिंग चल रही थी, तो यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो थोड़ा नीचे तो चला ही जाएगा, और इधर साइड, है ना, वाटर लेवल क्या है, हाई है। क्या है, इधर से वाटर लेवल इक्वेटर के पास क्या है, हाई है, और इधर साइड डाउनवेलिंग चल रही है, तो ये लो है। अब आप कहोगे इधर से पानी जा तो रहा है, पानी भले जा रहा है ना, फाइटोप्लैंक्टन है, न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा है, लेकिन डाउनवेलिंग भी कंटिन्यू है लगातार इस एरिया में। क्या है, डाउनवेलिंग भी कंटिन्यू है इस एरिया में लगातार, है ना। लेकिन इतना ज़्यादा फ्लड्स आया है कि वो लगातार क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को एंड फाइटोप्लैंक्टन्स को। तो डाउनवेलिंग को वो क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है। तो आपको सिंपल सा ये समझना है कि ये जो एक प्लेन डेवलप हो जाए, हिल जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता था, ये ला नीना ईयर में और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो ल्यूवियन करंट ला नीना ईयर में और एक्सट्रीम तरीके से और स्ट्रॉन्गर तरीके से कहाँ पहुँचेगा, वो पहुंचेगा आपका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स की वजह से भले डाउनवेलिंग हो रही है, एक्सट्रीम डाउनवेलिंग हो रही है, यानी सारा ओशियनिक
जो सरफेस वाटर है वो नीचे की तरफ डाउन वेलिंग की वजह से नीचे जा रहा है, बट स्टिल फ्लड्स की वजह से नए नए न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स ऐड होते जा रहे हैं। एंड जो स्ट्रॉन्गर यानी स्ट्रॉन्गर लिवियन करंट जो पहुंच रहा है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, उसे क्या मिल जाएगा, उसे फूड मिल जाएगा, है ना, यानी एक्वेटिक एनिमल्स जो आ रहे हैं लिवियन करंट के साथ, उससे उन्हें क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा एंड न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डाउनवेलिंग पैराडॉक्स। तो ये आपको याद रखना है कि जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है उसमें ना ही एल नीनो में और ना ही एंसो न्यूट्रल फिशरीज ग्राउंड डेवलप होते हैं, ना ही डाउन वेलिंग में डेवलप होते हैं, ना ही अप वेलिंग में होते हैं। तो डेवलप कब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं एक्सट्रीम डाउन वेलिंग में और ला नीना ईयर में, है ना। और ला नीना ईयर में एक्सट्रीम डाउन वेलिंग के बाद भी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फ्लड्स आए होते हैं, फ्लैश फ्लड्स आए होते हैं। तो फ्लैश फ्लड्स जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है उसका पानी जब लेके आते हैं ओशियन में, तो उसी की वजह से न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं और सी वाटर लेवल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। तो लिवियन करंट और स्ट्रेंथ के साथ, पूरी पावर के साथ, एक तरीके से मान लीजिए पूरी बुलडोजर जैसा हो जाता है, जेसीबी जैसा हो जाता है और सब कुछ तोड़ते हुए वो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में उसके जो एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ को लेके आता है उसे भरपूर खाना मिलता है उन्हें, और फिशरीज इंडस्ट्री का ग्रो हो जाता है ला नीना ईयर में सबसे ज़्यादा। तो यही चीज़ था, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डाउनवेलिंग पैराडॉक्स। तो डाउनवेलिंग, अगर आपसे कभी पूछे, क्वेश्चन आ जाए कि क्या लिवियन करंट एक्सट्रीम डाउनवेलिंग में फिशरीज इंडस्ट्री को ग्रो कर सकता है, तो आप क्या सोचोगे। पहली बात तो बहुत से स्टूडेंट बहुत क्या होता है, लिवियन करंट को पढ़ाया ही नहीं जाता, एंड अगर पढ़ाया भी जा रहा होता है तो हमें एक कॉमन सी चीज़ मालूम होती है कि डाउन वेलिंग में कभी भी फिशरीज इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती। लेकिन एक ही एक्सेप्शन है, वो है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बता दिया, है ना। अब हमने समझ लिया कि जो लिवियन करंट है वो फ्लो कैसे कर रहा है, वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से नहीं फ्लो कर रहा, वो डिफरेंस इन दी सी वाटर लेवल की वजह से फ्लो कर रहा है। अब सेकंड चीज़ हम देखेंगे कोरियोलिस फोर्स इसमें कैसे एक्ट करता है ना। तो आप ये समझ लो कि जैसे कि ये है आपका इक्वेटर, है ना, और 0 डिग्री, और ये है आपका 90 डिग्री। जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, वो है आपका इधर, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ लुवियन करंट ऐसे फ्लो करेगा डिफरेंस इन दी सी लेवल की वजह से, तो आ जाएगा। लेकिन अब आप खुद ही देखो, इसका डायरेक्शन इधर है और सदर्न हेमिस्फीयर में किधर साइड विंड डिफ्लेक्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड, डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं ऐसे घूम जाऊँ तो मेरा लेफ्ट क्या है, ये हो जाएगा ना, और राइट मेरा क्या है, ये हो जाएगा। तो मेरा ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो लेफ्ट साइड क्या हुआ, ये हो गया। इसी को, ये लुवियन करंट को ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट कर देगा, कोरियोलिस फोर्स। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ पहुंच जाएगी, किसकी वजह से, लुवियन करंट में। किस ईयर में, मतलब ये तो जब भी लुवियन करंट पहुंचेगा तो ये डिफ्लेक्ट किधर करेगा, लेफ्ट साइड ही करेगा। लेकिन ला नीना ईयर में ये जो डिफ्लेक्ट हुई वाइल्ड लाइफ्स हैं, है ना, इन्हें सफिशिएंट फूड मिल जाएगा और ये क्या कर देगा, ये वहाँ पे फिशरीज इंडस्ट्री को बूम कर देगा, है ना। तो आप समझ लिए कि प्रेशर ग्रेडियंट का भले कोई रोल ना हो मूवमेंट में, है ना, लेकिन कोरियोलिस फोर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है ना। और प्रेशर ग्रेडियंट अगेंस्ट है लुवियन करंट के, कह रहा है कि तुम अगेंस्ट द नेचर काम कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें रोकूंगा। और वो ऑस्ट्रेलिया के लो प्रेशर जोन का बहाना बना के लुवियन करंट को काउंटर करने पहुंचता है ना। बट लुवियन करंट भी कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। वो एल नीनो ईयर में, एंसो न्यूट्रल ईयर में भले ना पहुंच पाए, बट ला नीना ईयर में पहुंचता है। आज के लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट सीरीज यानी कल मिलेंगे, है ना। इस पूरी सीरीज को देखिए, कोई भी डाउट हो मेरे नंबर पे क्वेश्चंस रेज करिए, उसे ज्वाइन करिए, है ना। थोड़ा लेक्चर्स देखो, ज्योग्राफी इज़ अ वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट और वहाँ पे हर चीज़ लिंक करनी पड़ती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मेरे को मैसेज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जवाब मैं जो अभी बोल रहा हूँ, है ना, 1 घंटे से ऊपर ही टाइम हो गया है। तो 1 घंटे 16-17 मिनट की जो वीडियो है ना, मेरी आवाज़ को सुनिए, इस ये स्लाइड्स चल रही हैं इन्हें देखिए, आपको सारे जवाब मिल जाने हैं। क्या मिल जाने हैं, सारे जवाब यहीं छुपे हुए हैं, बस आप इन्हें देखिए, आपको जवाब मिल जाएंगे, है ना। एंड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी
कल का डिस्कशन है या जो भी आगे वाले डिस्कशन है, हम शुरू के 15 मिनट पहले फर्स्ट लेक्चर को यानी प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, जैसे आगे वाले लेक्चर्स को आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा नीड है। तो बस अपना साथ बनाए रखिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।